फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 1 ईट मन के अस्थियों में उन चीजों पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के डेट में आपके लिए इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है या टॉपिक वो होने जा रहा है जिसका नाम है शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान। दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। शिल्प मतलब होता है दोस्तों कारीगरी, यानी किसी चीज की हम कारीगरी कर रहे हैं, कारीगर को ही हम शिल्प उत्पादन यानी कारीगरी के तौर पे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करना है। दोस्तों, तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में एक जगह था जिसका नाम था चनहुदड़ो, और चनहुदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित था। वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित था। वही वो एक जगह था जहां पे मनके बनाने का काम होते थे। उद्योग की फैक्ट्री कह सकते हैं वर्तमान में कि उद्योग स्थापित वहीं था। और हड़प्पा समाज में चनहुदड़ो में मूल रूप से 5-6 चीजों का उत्पादन होता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता था वो मनके होते थे, मोहरे होते थे, धातु से बनी हुई वस्तुएं होती थी। इसके अलावा दोस्तों और भी कई प्रकार की चीजें, शंख की कटाई हो, अन्य भी चीजों का निर्माण किया जाता था। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज की चर्चा करने वाले हैं कि जो शिल्प उत्पादन का केंद्र चनहुदड़ो था, क्या वहां पर क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती थी। पहली बात, क्या उनको बनाने के लिए उसमें किन किन धातु या पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, इसकी बात करेंगे। फिर वो वस्तु उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। फिर वो जो उत्पादन के लिए जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल की जरूरत पड़ती थी, क्या वह चनहुदड़ो में ही मिल जाता था या चनहुदड़ो से बाहर से भी हमें मंगाना पड़ता था। तो इस प्रकार से हम कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां से एक डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और हर हेडिंग से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होता है, क्या क्या शिल्प उत्पादन होता था जो चनहुदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन की जानकारी हमें खास तौर से चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ दोस्तों? चनहुदड़ो से, जो कहां पर था? तो यह सिंधु नदी के तट पर था। कहां पर था दोस्तों? सिंधु नदी के तट पर, वर्तमान में पाकिस्तान में ये पाया जाता है स्थान, जो पूरी तरह से अपने शिल्प उत्पादन में ही क्या था? संलग्न था। प्राप्त होती है जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में ही संलग्न था, यानी व्यस्त था। शिल्प कार्यों में देखिए क्या क्या काम होता था। क्वेश्चन दोस्तों एक बार ये भी पूछा गया है कि हड़प्पा वासियों ने चनहुदड़ो में किन किन वस्तुओं का निर्माण करते थे। तो सबसे पहला नंबर 1 दोस्तों याद रखिएगा, मनके बनाने का काम करते थे। दूसरा, ये दूसरा हो गया, शंख की कटाई करते थे। तीसरा, धातु से जुड़े हुए काम करते थे। चौथा, मोहर बनाते थे, इसका निर्माण करते थे। जबकि पांचवा दोस्तों आता है, बाट और बटखरा भी बनाते थे, यानी मनका बनाना हो, ठीक है, शंख की कटाई हो, धातु जैसे काम हो, या मोहर बनाना हो, या बाट बटखरे बनाना हो, इन सारे चीजों का उत्पादन जो था वो कहाँ होता था? चनहुदड़ो में होता था। पहली बात समझ में आ गई दोस्तों। मनके बनाने में निम्न पदार्थों की जरूरत भी होती थी। अब दोस्तों इसमें से सबसे पहली बात जो है वो है हमारा मनका बनाना। मनका का मतलब होता है दोस्तों गहना। मनके का मतलब होता है, मनके को हम गहनों से कह सकते हैं, गहनों से हम जोड़ सकते हैं। गहना एक तरह का, जो ये बनाने में वो लोग किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। क्या पत्थर से बनाते थे, धातु से बनाते थे, मिट्टी से बनाते थे, या किन किन वस्तु का इस्तेमाल करके मनके बनाने का काम करते थे, जो काफी फेमस था मोहनजोदाड़ो जैसी सभ्यता, हड़प्पा जैसी सभ्यता में।
तो अब देखिए विभिन्न पदार्थों की जरूरत थी, जैसे अब देखिए इसके बनाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल हमने लिया मनके वाला, कार्निलियन यानी सुंदर लाल रंग की जरूरत पड़ती थी, जैसे स्फटिक पत्थर, जिप्सम, कर्नाटन तथा सेल खड़ी जैसे मुलायम पत्थर की भी जरूरत इसमें होती थी दोस्तों। और इसी पत्थर से क्या करते थे ये लोग, इसे तैयार करते थे। तांबा की जरूरत धातु के तौर पे, कांसा की जरूरत, सोना जैसी धातु तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी इत्यादि सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। यानी इन सारे चीजों का प्रयोग वो क्या करते थे, मनके बनाने में करते थे, यानी गहने बनाने में करते थे। तो दोस्तों देखिए कितनी आसान तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश की। पहले राउंड में आप ये देखिए कि जो शिल्प उत्पादन का केंद्र बिंदु था वो था चनहुदड़ो। अब चनहुदड़ो में सबसे पहले क्या क्या चीजें बनती थी, तो मनके बनते थे, शंख की कटाई होती थी, धातु का काम होता था, उसके अलावा मोहर का काम होता था और बाट बटखरे बनाए जाते थे। ये 5 चीजें हुई। इन 5 चीजों में हमने पहला चीज क्या देखा कि उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता था, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक मनके बनाने के उद्योग ले लिया। अब हमने देखा कि मनके बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का वो लोग इस्तेमाल करते थे, तो इसके लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। पत्थर में विभिन्न प्रकार के पत्थर होते थे, स्फटिक पत्थर हो, जिप्सम पत्थर हो, या सेल खड़ी का मुलायम पत्थर हो, या धातु के तौर पे सोना का इस्तेमाल करते थे मनके बनाने के लिए। इसके अलावा फायांस और मिट्टी का भी प्रयोग करते थे। तो अब दोस्तों ये सारी चीजें जो आपने देखा ना, ये सारी चीजें एक वस्तु बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए प्रयोग करते थे। फिर इसकी घिसाई करते थे, फिर इसको अच्छे तरह से शेप देते थे और फिर पकाने के बाद इसको तैयार करते थे और तैयार करके आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो देखिए दोस्तों क्या क्या प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके तो 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, जबकि कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के बने होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे कोई गोलाकार होता था, तो कोई बेलनाकार, कोई चक्राकार, तो कोई ढोलाकार। सेल खड़ी जो एक मुलायम पत्थर होता था उस पर आसानी से कार्य हो सकता था, क्योंकि वो सांचे में आसानी से आ जाता था और उस सांचे को ढाल करके फिर उसको आगे बना लेते थे। कुछ मनके तो सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार कर लेते थे। और इस प्रकार से दोस्तों आपको हम बता दें कि वहां मनके बनाने का काम करते थे। मनके के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब अगला सवाल है दोस्तों कि जो मनके बनाते थे उसमें सेल खड़ी का पत्थर हो या फिर कोई अन्य पत्थर हो या स्फटिक हो या फायांस हो या मिट्टी हो या विभिन्न प्रकार के धातु हो, क्या ये सारी चीजें हड़प्पाई क्षेत्रों में पाया जाता था या हड़प्पा क्षेत्र से बाहर से इसे मंगाना पड़ता था? अब इसकी बात हम लोग आगे करने जा रहे हैं कि क्या यहीं पर उपलब्ध था या नहीं। ज्यादातर पुरातात्विकों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर, क्या करते थे लोग, ये लोग आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंड का पहले अपरिष्कृत, कोई पत्थर को अपरिष्कृत मतलब विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में तोड़ देते थे, फिर उसकी कटाई घिसाई करने के बाद उसको पत्थर का आकार देते थे। आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया था। सल्क मतलब पतला पतला उसको निकाला जाता था, फिर उसकी घिसाई होती थी, पॉलिश होती थी और फिर इसमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता था और फिर जाकर के इसे माला का रूप दे देता था, मनके का रूप देता था। ये काम खास करके चनहुदड़ो में होता था। लेकिन एनसीईआरटी ये कहता है कि चनहुदड़ो, लोथल और धौलावीरा जैसे जगहों से छेद करने वाले उपकरण मिले हैं। तो दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए कि उद्योग के तौर पे तो चनहुदड़ो फेमस था, लेकिन छेद करने वाले उपकरण कहां कहां से मिले हैं, चनहुदड़ो तो नंबर 1 है ये है। इसके अलावा लोथल और धौलावीरा से भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कह रहा है ना कि चनहुदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के उपकरण भी विशेष तौर पर क्या हुए हैं, हमें प्राप्त
हुए हैं, उपकरण मिले हैं। हालांकि नागेश्वर जो जगह था वो कहाँ था? गुजरात में था। कहाँ था दोस्तों? गुजरात में था नागेश्वर। और बालाकोट कहाँ था? पाकिस्तान में था। कहाँ था मेरे मित्र? पाकिस्तान में था। ठीक है, पाकिस्तान को चिन्हित करें तो हम पाएंगे कि दोनों ही बस्तियां समुद्र के तल के समीप स्थित थी। क्यों? क्योंकि यहां से हम सीपी या शंख की प्राप्ति करते थे, जिससे हम चूड़ियां या बाला बनाते थे। यहां पर चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। चन्हुदड़ो तथा लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक पहुंचा दिया जाता था। और अब ये सारी चीजें चन्हुदड़ों में बना करके और तब उसको कहाँ भेजा जाता था? बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता था, जहां पर उसके लोग इस्तेमाल करते थे। सिंपल तरीके में दोस्तों आपको मैंने समझाने की यहां तक कोशिश की। अब सवाल आता है कि जो ये वस्तु जहां बनती थी उसकी उत्पादन केंद्र की पहचान हम कैसे करते हैं, यानी उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी। तो सिंपल सा तरीका दोस्तों एक समझना, आज भी हम कहीं जाते हैं और किसी दुकान के सामने कोई उससे टूटी फूटी वेस्ट की हुई मटेरियल अगर आगे फेंक दी जाती है, तो बिना किसी वस्तु के, बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी लिखावट के उस फेंके गए वेस्ट मटेरियल के आधार पर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इस दुकान में ये वाला काम होता होगा, क्योंकि यही चीजें यहाँ फेंकी गई है जो कूड़े करकट के तौर पे वहां बाहर रखी जाती है। इसके आधार पर उस दुकान की हम पहचान कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों उस समय भी यही काम लोग करते थे कि किए गए हैं। जो लोगों ने अपने वेस्ट मटेरियल को घरों के आगे फेंका है, उसी को बाद में हमने आधार बना करके पहचाना और इसी से पता चला कि यहाँ पर ये वस्तु बनाई जाती थी या इसका निर्माण होता था। यही सिंपल सा विधि थी, सिंपल सा फॉर्मूला, जिसके आधार पर हड़प्पा में उत्पादन केंद्र की हम पहचान कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं हम लोग। शिल्प उत्पादन की केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यता निम्न अवशेष जो फेंके हुए होते हैं को ढूंढते हैं, जैसे परस्तर पिंड, फेंकी हुई चीजें, शंख तथा तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्यागा गया माल तथा कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतक में से एक हैं। ये सब संकेतक थे, इन सब चीजों का सामान बनता था, तो इन सब चीजों को एक जगह से दूसरे जगह फेंका भी जाता था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है कि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, तो पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे और वही फेंका हुआ टुकड़ों के आधार पर वर्तमान में हमने जब खुदाई में वो मिला तो हमने ये पहचाना कि इस वस्तु का निर्माण यहां पर होता था। सिंपल तरीके से दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दिया। अब आता है दोस्तों माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। माल मतलब होता है दोस्तों सामान, यानी उस समय जो इसमें इस्तेमाल जो सामान करते थे, क्या ये सामान सब चन्हुदड़ों में मिल जाता था? नहीं, उनको अलग अलग स्थानों से व्यापार के माध्यम से जोड़ा जाता था। कुछ तो इंडिया में ही, यानी कुछ तो हड़पाई स्थल के जगह से मिल जाते, कुछ तो हमें सुदूर दक्षिण जाना पड़ता था, और कई बार तो ऐसे भी मिले हैं कि हमारा व्यापार विदेशों से भी हुआ है, जिसमें मेसोपोटामिया अर्थात वर्तमान में ईरान की, इराक की बात हो। उस समय एक दिलमुन जगह था जिसे बहरीन कहते थे, और एक मगान जगह था जिसे ओमान के नाम से आज चिन्हित किया गया है। तो इन तीनों ही जगहों से विदेशों से भी व्यापार हमारे होते थे। अब देखिए दोस्तों, हड़प्पाई सभ्यता में माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों का तात्पर्य यह है कि हड़प्पाई लोग जो शिल्प उत्पादन में संलग्न थे, इसके लिए हुए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करते थे, जिनमें से कुछ जैसे कि मिट्टी, पत्थर तथा धातु तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाते थे, यानी कुछ सामान तो लोकल लेवल पे हम लोग उसका उत्पादन कर लेते थे, लेकिन कुछ सामान जलोढ़ मिट्टी यानी हड़प्पाई वाला क्षेत्र, सिंधु नदी के इलाका के मैदान के बाहर क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे, जिसके लिए हड़प्पाई लोग
स्थल मार्ग या जल मार्ग दोनों का ही प्रयोग करते थे। इसका संकेत हम वहां से मिले बैलगाड़ी के मिट्टी के बने खिलौनों से भी पता चलता है। क्योंकि देखिए, जब मिट्टी का बना हुआ बैलगाड़ी का खिलौना है तो इसका मतलब ये पता चला कि रियलिटी में भी रहा होगा, और जब सच में रहा होगा बैलगाड़ी, यानी वृषभ जैसे चित्र तो मिले ही मिले हैं, तो वृषभ जैसे चित्र मिलने से बैलगाड़ी का प्रमाण हमें प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर वस्तुएं एक जगह से बना करके दूसरे जगह लेके जाई जाती होगी, या दूसरी जगह की वस्तुएं पहले स्थान पे लाई भी जाती होगी, और इस तरह से व्यापार का मार्ग चलता होगा, वो जल मार्ग हो या स्थल मार्ग से होता होगा। मिट्टी से बने खिलौने से पता चलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पाई लोग माल प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की नीतियों का प्रयोग करते थे, जिसमें से हम एक को आंतरिक और दूसरे को बाह्य व्यापार कह सकते हैं। यानी दो प्रकार के चीजों का ये लोग इस्तेमाल करते थे। अगर देखा जाए तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक आंतरिक व्यापार और दूसरा एक बाह्य। आंतरिक और बाह्य व्यापार। और ये आंतरिक और बाह्य व्यापार का मतलब क्या था? एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते थे ये लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि माल प्राप्त तथा उसके माल उप महाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, यानी एक तो भारतीय उप महाद्वीप से प्राप्त होता था और एक उससे बाहर से भी लोग प्राप्त करते थे, जैसे दक्षिण भारत जाते थे, विदेशी जाते थे, वहां सामान लेकर आते थे। हड़प्पाई लोग शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपना रखे थे, जैसे नागेश्वर और बालाकोट। दोस्तों ये दोनों जगह याद रखिएगा, मैप में भी पूछा जाता है। नागेश्वर और बालाकोट से शंख प्राप्त करने के लिए वहां पर बस्तियां स्थापित की गई थी जो समुद्र के किनारे था। तो पहला चीज हो गया, नागेश्वर और बालाकोट से कुछ सामान मंगाते थे। अफगानिस्तान में सुर्तगाई से कीमती नीले रंग के पत्थर तथा लाजमर्द मणि लोथ मंगाते थे, यानी अफगानिस्तान से भी कोई ना कोई चीज मंगाते थे। फिर दोस्तों लोथल जो गुजरात में था, यहां से कार्निलियन से सेल खड़ी और धातु ये मंगाते थे। और धातु कहां से मंगाते थे दोस्तों? राजस्थान से प्राप्त खेतड़ी नामक जगह था, इसी खेतड़ी से तांबा की प्राप्ति वो लोग करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों हड़प्पाई लोग कुछ तो भारतीय उप महाद्वीप से ही व्यापार करते थे और इसी उप महाद्वीप से अपने वस्तुएं मंगा लेते थे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पाई लोग राजस्थान में खेतड़ी से तांबा तथा सुदूर दक्षिण से सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, यानी कुछ तो अपने आसपास के चीजों से, फिर राजस्थान से और दक्षिण भारत से इनका आवागमन था, वहां जाते आते रहते थे। तो दोस्तों वहां से भी, खेतड़ी से भी तांबा और दक्षिण से सोना प्राप्त करते थे। इसके लिए वो अपना अभियान भेजते थे, ठीक है, जिससे वहां के स्थानीय समुदायों से उनका संपर्क धीरे धीरे मजबूत भी हुआ, क्योंकि कुछ वस्तुओं का साक्ष्य दक्षिण भारत में भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार दोस्तों भारतीय उप महाद्वीप में उन्होंने कहां कहां व्यापार किया? तो एक तो भारतीय उप महाद्वीप में सिंधु नदी के आसपास के लोगों से, इसके अलावा अफगानिस्तान से, लोथल से, राजस्थान से और दक्षिण भारत गए। इसके अलावा नागेश्वर और बालाकोट जैसी बस्तियां भी समुद्र के किनारे बसाए ताकि वहां से कुछ चीजें हमें प्राप्त हो जाए। बस दोस्तों मैंने बड़ी बारीकी से आपको एक एक चीज अलग अलग करके हमने दिखाया है। अगर आप इसको अच्छी तरह से देखते हैं बिना बढ़ाए हुए वीडियो को, तो आपको पूरी 100% की मैं गारंटी देता हूं कि समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी हमारी लंबी जरूर हो जाती है, क्योंकि मैं उसमें फालतू की बात नहीं, कंसेप्चुअल बात करते हैं, एकदम आपको मुद्दे की बात करते हैं थोड़ा, इसीलिए कई बार वीडियो लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से दोस्तों देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आता है तो भारतीय उप महाद्वीप हो गया। इसके अलावा सुदूर क्षेत्रों से, यानी दूर के क्षेत्रों से, अर्थात सुदूर क्षेत्र का मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है विदेशों से, अर्थात हड़प्पा में विदेशों से भी कुछ कोई चीज
मंगाए जाते थे, विदेशों से मंगाते थे। सुदूर क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि हड़प्पाई लोग शिल्प उत्पादन के लिए माल भारतीय उपमहाद्वीप से मंगाते तो थे, इसके अलावा विदेशों से प्राप्त करते थे, जिसमें मगान दोस्तों बोलते थे हम लोग ओमान को, वहां से तांबा मंगाते थे, जिसके प्रमाण हमें मिला है। इसके अलावा दोस्तों दिलमुन, जिसे हम वर्तमान में बहरीन कहते हैं, वहां से भी सामान मंगाए जाते थे। पहला स्थान मगान हो गया, दूसरा स्थान दिलमुन हो गया, और तीसरा मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। समुद्री मार्ग से संपर्क हड़प्पाई लोगों का था। मेसोपोटामिया में तो वहां के लिखे के पट्टी मिली है, वहां पर एक पट्टी मिली है जिस पर यह बताया गया है कि हम लोग मेसोपोटामिया वासी हड़प्पा को लोग मेलुहा कहते थे, मेलुहा से इन चीजों की प्राप्ति करते थे, यानी खरीद करके लाते थे। इसी से हमें पता चला है, क्योंकि भारतीय लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा चीज वहां भेजते थे। लेकिन वहां पाए गए पट्टिका से हमें पता चला है कि वो लोग हमसे क्या क्या मंगाते थे। मेसोपोटामिया से हड़प्पाई मोहरें मिली है, बाट पासा मिला है, मनके भी मिले हैं। मेसोपोटामिया के एक लेख में तो यह भी बताया गया है कि दिलमुन, मगान तथा मेलुहा किसको बोला उन्होंने, तो हड़प्पा को बोला। किसको बोला मेरे भाई, हड़प्पा। मेलुहा से व्यापार होता था। इसमें यह भी बताया गया है कि मेलुहा से कार्निलियन पत्थर, लाजमर्द मणि और तांबा, सोना, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती थी। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, नाविकों का देश कहा गया। यानी जो मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में ये कहा गया है कि एक मेलुहा नाम का देश था, जहां से हम लोग इन चीजों की प्राप्ति करते थे। इसी मेलुहा का एक उपनाम उन्होंने रखा, नाविकों का देश, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोहरें मिली हैं और जो मोहरें मेसोपोटामिया में मिली है, उन मोहरों पर नाव का भी चित्र दिया है। ये तो एनसीईआरटी भी बताता है। तो उसी नाव के चित्र के आधार पर मेसोपोटामिया वाले भारत को मेलुहा या नाविकों का देश कह करके संबोधित करते थे। मोहरों पर जहाजों तथा नावों का चित्रांकन भी देखने को मिलता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कंक्लूजन के तौर पे मैं एक चीज बता दूं कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि शिल्प उत्पादन का केंद्र कौन था, चनहुदड़ो। उस शिल्प उत्पादन के केंद्र पर क्या क्या शिल्प बनते थे, तो मनके बनते थे, शंख की कटाई होती थी, धातु का काम होता था, मोहरे बनती थी और बाट बटखरे बनते थे। इसके लिए वो कौन कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करते थे, तो मनके को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पत्थर हो, मिट्टी हो, या आपको क्या कहते हैं धातु, इन सब चीजों से वो प्राप्त मनके बनाते थे। अब सवाल आता है कि ये मनके बनाने के लिए जो इन चीजों का इस्तेमाल करते थे, क्या ये सब कुछ वहीं पर मिल जाता था या कहीं बाहर से भी मंगाने पड़ते थे। तो कुछ चीजें तो भारतीय उपमहाद्वीप में मिल जाता था, जैसे वहां पर हमने शंख के लिए नागेश्वर और बालाकोट जैसी 2 बस्तियां बसा रखी थी समुद्र के किनारे। इसके अलावा अफगानिस्तान से कई प्रकार के धातु हमें प्राप्त हो जाते थे। तांबा के तौर पे राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त हो जाते थे और दक्षिण भारत से हम सोना प्राप्त कर लेते थे। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी ऐसी अन्य धातुएं थी या अन्य वस्तुएं थी जो हम लोग मोहर या अन्य चीजों में बनाने के लिए इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त नहीं होता था। तो उसके लिए हम विदेशों से व्यापार करते थे दोस्तों। उसमें खास करके 3 देश होते थे, जिसमें एक मेसोपोटामिया, जिसे वर्तमान में हम इराक कह सकते हैं, एक दिलमुन था जिसे वर्तमान में बहरीन कह सकते हैं, और एक मगान था जिसे वर्तमान में हम ओमान कर सकते हैं। मगान से तो
तांबे के साक्ष्य मिले हैं कि हमें वहां से इसका प्रमाण मिला है की प्राप्ति होती थी और हम आयात करते थे। इस प्रकार इन सारे चीजों से मिला करके शिल्प उत्पादन का काम होता था। दोस्तों निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो निश्चित तौर पे बेहतर तरीके से पसंद आई होगी। आप इसे जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कहां से आप देख रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।